हेलो विद्यार्थी मित्रों, तो आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे इस YouTube चैनल यूनिक एकेडमी के अंदर। तो विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा 9 विषय सामाजिक विज्ञान नवनीत असाइनमेंट फर्स्ट एग्जाम 2025 का विभाग नंबर बी का चैप्टर नंबर 15 के प्रश्नों का उत्तर बताने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 15 में पहला प्रश्न है, कृष्णा और कावेरी बेसिन की विस्तृत माहिती आपको। कृष्णा और कावेरी, ठीक है। तो ये रहा कृष्णा और ये रहा कावेरी, राइट। अब आप ध्यान से देख सकते हो, कृष्णा यह महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट में स्थित महाबालेश्वर के निकट से निकलती है। महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट में स्थित है, महाबालेश्वर से निकलेगी। इसकी लंबाई कितनी है? 1400 किलोमीटर। और इसकी सहायक नदियां जो इसमें आके मिल जाती हैं, तुंगभद्रा, कोयना, घाटप्रभा, मूसी, भीमा। इसका बेसिन क्षेत्र महाराष्ट्र, कर्नाटका और आंध्र प्रदेश में है। कावेरी बेसिन पश्चिमी घाट की ब्रह्मगिरी श्रेणी से कावेरी नदी तक उद्भव होता है। इसकी लंबाई 760 किलोमीटर है। इससे मिलने वाली सहायक नदियां अमरावती, भवानी, हेमवती, कालिंदी। इसका बेसिन क्षेत्र केरल, कर्नाटका और तमिलनाडु में फैला हुआ है। ठीक है, आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 1 आपको अच्छे समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 2, जल प्रदूषण से कौन कौन सी समस्याएं उत्पन्न हो सकती है उसके बारे में बताना है विद्यार्थी मित्रों। अब देखिए आंसर, जल प्रदूषण से होने वाली समस्याएं, मानव के स्वास्थ्य पर इसका प्रभाव पड़ सकता है। कैसे? अगर पानी गंदा होगा, उसको पियोगे, हैजा होगा, पीलिया होगा, टाइफाइड होगा, ये सब बीमारियां होगी, स्वास्थ्य पर गंभीर असर पड़ेगा। जलीय जीवों को नुकसान होगा, जो जलचर प्राणी जो पानी में रहते हैं। उद्योग और घरेलू कचरे अगर नदी में जाएंगे, नदी का पानी गंदा होगा, हानिकारक रासायनिक तत्व इसमें अगर मिलेंगे, तो जितने भी सजीव है, मछली वछली है, वो सब जहरीले हो जाएंगे, पानी पिएंगे, उनकी मृत्यु हो जाएगी। इस प्रकार से जलीय पारिस्थितिक तंत्र अर्थात जो हाइड्रोस्फीयर है, जला आवरण, वो खराब हो सकता है। भूजल प्रदूषण, औद्योगिक और कृषि अपशिष्ट रिसाव से भूजल जमीन का पानी गंदा होता है, जिससे पानी की गुणवत्ता में कमी हो जाती है और यह समाज के लिए बहुत बड़ा खतरा बन जाता है। पारिस्थितिक तंत्र का असंतुलन, पारिस्थितिक तंत्र में सजीव और निर्जीव दोनों आते हैं, उसमें पानी भी आता है। जल प्रदूषण से नदी और झीलों की पारिस्थितिक तंत्र पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। जैव विविधता कम हो जाती है, विभिन्न प्रजातियों के विलुप्त होने का खतरा बढ़ जाता है। समझ लो, पूरा समग्र सृष्टि खतरे में पड़ सकती है। आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी में चौमासा माह यानी बरसात के मौसम में विनाशक पूर यानी बाढ़ आता है। कारण दो। पूर यानी बाढ़, ठीक है। ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र, ठीक है, याद रखना, ये जो है ब्रह्मपुत्र नदी का क्वेश्चन है, ठीक है। प्रतिवर्ष वर्षा ऋतु में इस नदी में जल भंडार में अत्यधिक मात्रा में वृद्धि होती है, राइट। हमेशा वर्षा ऋतु में सबसे ज्यादा पानी इसी में भरता है। परिणाम स्वरूप आसाम और बांग्लादेश में बार बार बाढ़ आता है और विनाश होता है। उत्तरी भारत की दूसरी नदियां की अपेक्षा इस नदी में विरोधाभास देखने को मिलता है, क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा रहता है, ठीक है। असम में वर्षा ऋतु में समय पड़ने वाली बरसात के कारण यहाँ निक्षेपण भी ज़्यादा होता है। इस नदी में रेत की मात्रा बढ़ने से उसकी सतह भी ऊंची होती है, जिससे नदी के प्रवाह का बार बार मार्ग परिवर्तन भी होता रहता है। यहाँ वहाँ पानी बहता रहता है और बाढ़ भी आता रहता है। ओके विद्यार्थी मित्रों, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट, जल प्रदूषण रोकने के उपाय बताना है। जल प्रदूषण रोकने के उपाय देखिए, जल प्रदूषण रोकने के उपाय, जल प्रदूषण को रोकने के लिए कड़े नियम बनाने चाहिए और लोग उस नियम का पालन करें, ये भी ध्यान होना चाहिए। राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना के तहत जल को शुद्ध करना चाहिए और जल को शुद्ध किया जा रहा है। औद्योगिक इकाई अपना गंदा पानी नदियों में ना छोड़े, इसके लिए कड़े नियम बनाने चाहिए। उसके बाद भी कोई छोड़े तो उसको सजा भी होनी चाहिए। औद्योगिक इकाइयों को अपने दूषित पानी में रहे हानिकारक तत्वों को दूर करके ही पानी में छोड़ना चाहिए। अर्थात उद्योगों से जो गंदा पानी निकलता है, उसमें जो गंदे रसायन होते हैं, तो उद्योगों का ये जिम्मेदारी है कि उसके अंदर से गंदे रसायन को कैसे भी दूर करें और फिर पानी छोड़े, नहीं तो गंदे रसायन के साथ पानी जाएगा तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। नदी में स्वच्छ पानी रहे, उसमें घर का कूड़ा कचरा ना मिले, इस बात का प्रत्येक नागरिक को ध्यान रखना चाहिए। सिर्फ सरकार ही चाहेगी ना
जल प्रदूषण को रोकना तो नहीं होगा। सरकार के साथ साथ हम सभी का यह नैतिक कर्तव्य है कि हमें सरकार के हर एक कार्यों में अपनी भूमिका अदा करनी चाहिए। ठीक है विद्यार्थी मित्रों, आई होप आपको समझ में आ गया हो। उसके बाद क्वेश्चन 5 क्या है हमारा, सरोवर की उपयोगिता बताओ। सरोवर यानी झील, झील की उपयोगिता बताने में। ठीक है, ये रहा आपका आंसर सामने है, झील की उपयोगिता। हमारे लिए झील कई तरह से उपयोगी है। कई नदियां झीलों से निकलती हैं, बहुत सारी नदियां झीलों से निकलती हैं। नदियों का पानी का उपयोग हम पीने के लिए, खाना पकाने के लिए करते हैं, तो इन शॉर्ट बोल सकते हैं झील का उपयोग हम कर रहे हैं। जहाँ अधिक वर्षा होती है वहाँ झीलों में अधिक मात्रा में पानी संग्रह किया जा सकता है। संचित पानी का उपयोग, जहाँ पर अधिक वर्षा होगी वहाँ पर झील में ज़्यादा पानी होगा। अब इस संचित पानी का उपयोग सिंचाई के लिए, अन्य कामों के लिए। झील में संग्रहित पानी का उपयोग अकाल के समय, मतलब जब सूखा पड़ जाए, जब लगातार कई वर्षों से बारिश ना आए, अकाल पड़ जाए, ऐसे समय में झीलों के पानी का उपयोग किया जा सकता है। नदियों पर बने बांध, उसके अंतर्गत बनी झीलें जल विद्युत उत्पादन के लिए खूब उपयोगी है। झीलों पर अलग अलग तरह से नदियों पर बांध बनता है, झीलें, ये सब विद्युत उत्पादन के लिए बहुत उपयोगी है। कई झीलें प्राकृतिक सौंदर्य में वृद्धि करती हैं, बहुत सारी झीलें, बहुत सुंदरता, वहाँ पर लोग जाते हैं प्रवास उरवास में घूमने, और काफ़ी ज़्यादा देश का विकास होता है। परिणाम स्वरूप ऐसी झीलें पर्यटन स्थल, पर्यटन यानी प्रवास उरवास, टूरिज्म डिपार्टमेंट, ठीक है। झीलें मत्स्य उद्योग, मछली पालन के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। ओके विद्यार्थी मित्रों, आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट, हिमालय की नदियां साथ ही 12 मास पानी से भरपूर रहे, यानी हिमालय की नदियां 12 मास पानी से भरी रहती है। समझे, यही समझाना है। सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र हिमालय से निकलने वाली प्रमुख नदियां हैं। यानी हिमालय से कौन कौन सी नदियां निकलती है? सिंधु नदी, गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, ये तीनों नदी हिमालय से निकलती है। और ये तीनों नदियां काफ़ी लंबी है, और बहुत सारी सहायक नदियां इसी में मिलती है। सोचो हिमालय की नदियां कितनी बड़ी हो गई। हिमालय की जो मुख्य नदियां हैं सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र, ये बहुत बड़ी नदियां हैं, और दूसरी छोटी छोटी नदियां इसी में मिल जाती है। कोई एक बड़ी नदी, उसकी सहायक नदी एक दूसरे से मिले तो जो स्वरूप निर्माण होता है उसे जल परिवाह बोलते हैं। यानी हिमालय की नदियां एक प्रकार से जल परिवाह के रूप में जानी जाती है, क्योंकि मेन मेन नदी इसी में है, बड़े बड़े नदी इसी में है। जो छोटे नदी है बड़ी नदी में आया है, वो इन शॉर्ट सब नदियां मोस्ट ऑफ हिमालय में ही है, इस प्रकार। ठीक है, राइट। इसलिए हिमालय की नदियों में 12 मास पानी तो भरा ही रहेगा, 12 मास पानी भरा ही रहेगा विद्यार्थी मित्रों। आई होप आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। आगे चलते हैं, ठीक है। अंतर देना है भाई, हिमालय की नदी और द्विकल्पी नदियों में अंतर। हिमालय की नदियां और द्विकल्पी नदियों में अंतर, ये रहा अंतर आपके सामने समक्ष प्रस्तुत है। हिमालय की नदियां हिमालय पर्वत से निकलती हैं। यह नदियां अधिक लंबी होती है, जैसे गंगा और ब्रह्मपुत्र। प्रायद्वीपी नदियां प्रायद्वीपी पठार से निकलती है, ये कम लंबी होती है, जैसे गोदावरी। हिमालय की नदियों का जल ग्रहण क्षेत्र काफ़ी बड़ा है, काफ़ी बड़े एरिया में फैली हुई है, और इनका जो है थोड़ा कम है। हिमालय की नदियों की संख्या अधिक है, वही इनकी नदियों की संख्या कम है। हिमालय की नदियाँ हिमाच्छादित प्रदेशों से निकलती है, और वर्षा तथा बर्फ के पिघलने से जल प्राप्त करती है। अर्थात बारिश में तो होता ही है, बाकी बर्फ पिघलता है वो भी इसी में आता है, अतः ये पूरे साल बहती रहती है। ठीक है, और प्रायद्वीपी नदियाँ वर्षा पर निर्भर होती हैं, इसलिए गर्मी की ऋतु में तो ये सूख जाती हैं। ठीक है, बस ये सब पढ़ने की जरूरत नहीं है, चार चार अंतर मैंने बता दिया। ठीक है, 1 2 3 4, 1 2 3 4। आई होप अच्छे से ये अंतर आप याद कर लोगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? चलो आगे चले, आगे चलते ना। अब समझाना है नर्मदा बेसिन। ठीक है, नर्मदा के बारे में भी जान जाते हैं भैया। नर्मदा बेसिन, ठीक है। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के अमरकंटक के पास से निकलती है। सबसे पहले नर्मदा नदी कहाँ की नदी है? मध्य प्रदेश की है, अमरकंटक के पास से निकलेगी। वह पश्चिम दिशा में एक दरार घाटी से होकर गुजरती है। यह पश्चिम दिशा में कहाँ से? एक दरार घाटी के से होकर निकलेगी। जबलपुर के संगमरमर की चट्टानों के प्रदेश से होकर यह बहती है। नर्मदा यहाँ ढलान के कारण तीव्र वेग से बहती हुई धुआंधार नामक जल प्रपात की रचना करती है। सबसे पहले मध्य प्रदेश की नदी अमरकंटक से निकलेगी, पश्चिम दिशा में
एक दरार घाटी से होकर ये बहेगी। जबलपुर के संगमरमर की चट्टानों के प्रदेश से होकर बहती है। नर्मदा यहाँ पर ढलान के कारण, जबलपुर में ढलान के कारण तीव्र वेग से बहती है। यहाँ पर एक जलप्रपात की रचना करती है। इस नदी की सहायक नदियां बहुत अधिक लंबी नहीं है, वे एक दूसरे से समकोण पर हमेशा मिलती रहती। सहायक नदियां मतलब बड़ी बड़ी नदियों में जो दूसरी छोटी छोटी नदियां मिलती हैं, ठीक है। इन नदियों का बेसिन मध्य प्रदेश गुजरात में फैला हुआ है, राइट। नर्मदा नदी की लंबाई 1312 किलोमीटर है। ओके विद्यार्थी मित्रों, आई होप आपको ये भी अच्छे से समझ में तो आ ही गया होगा, राइट। अब हमारा टॉपिक है नदियों का आर्थिक महत्व बताओ, ठीक है। नदियों का आर्थिक महत्व समझते हैं। ये रहा हमारा आंसर, नदियों का आर्थिक महत्व जानते हैं। मानव इतिहास में सबसे अधिक महत्व नदियों का है। अगर मानव का इतिहास चेक करो तो सबसे इंपॉर्टेंट नदी है जो उस समय से लेकर आज तक उपयोगी है। नदियों का पानी यह एक प्राकृतिक संसाधन है, यह मनुष्य की कई प्रवृत्तियों के लिए अनिवार्य है। हम जो कुछ भी करते हैं ना उसमें नदी का पानी तो बहुत उपयोगी। नदियों ने मनुष्य की प्राथमिक आवश्यकताओं को पूर्ण किया है। कृषि के लिए, उद्योग के विकास के लिए नदियों के कारण ही हुआ है। यानी आज हमारे देश में कृषि का विकास, उद्योग का विकास, ये सब नदी कारण हुआ है। प्राचीन संस्कृति में नदियां भी आभारी रही हैं। अधिकतर बड़े शहरों का विकास हमेशा देखा जाए तो नदियों के किनारे हुआ है। दिल्ली, कोलकाता, अहमदाबाद, भरूच, सूरत, ये बड़े शहर है और ये इनका जो उद्भव हुआ है, जो इनका निर्माण हुआ है, जो इनका विकास हुआ है, नदियों के किनारे होने से ही हुआ है। भारत जैसे कृषि प्रधान देश के लिए कृषि विकास हेतु नदियों की बुनियादी को आधार माना जाता है। आज हमारे देश में कृषि का विकास अगर है तो नदियों के द्वारा है। और साथ ही साथ आप अपने जीवन में खाना पकाने के लिए, कपड़ा धोने के लिए, हर जगह जो दैनिक क्रिया करते हो वहाँ पानी का उपयोग तो होता ही है। आधुनिक समय में पानी पीने के लिए, सिंचाई के लिए, जल विद्युत के लिए, नौका विहार के लिए, ये सब नदियों के पानी का ही उपयोग वगैरह है। अर्थात नदियाँ हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया हो। लास्ट क्वेश्चन हमारा है, गोदावरी नदी दक्षिण गंगा शा માટે કહે છે? गोदावरी नदी को दक्षिण का गंगा कहते हैं। गोदावरी नदी को दक्षिण का गंगा कहते हैं। कैसे भैया? जानते हैं। गोदावरी बेसिन, यह नदी प्रायद्वीपीय नदियों की सबसे बड़ी नदी है। यानी प्रायद्वीपीय में जितनी भी नदियां हैं सबसे बड़ी नदी यही है। यह महाराष्ट्र के नासिक जिले के पश्चिमी घाट से निकलती है। यह महाराष्ट्र के नासिक जिले के पश्चिमी घाट के ढलानों से निकलेगी। इसकी लंबाई 1465 किलोमीटर है। यह नदी पूर्व दिशा में बहकर बंगाल की खाड़ी में जाके गिर जाती है। पूर्व दिशा से बहेगी, बंगाल की खाड़ी में गिरेगी। प्रायद्वीपीय नदियों में गोदावरी का बेसिन प्रदेश सबसे विशाल है। इस नदी का बेसिन का 50% हिस्सा महाराष्ट्र में है। इस नदी के बेसिन का 50% हिस्सा तो महाराष्ट्र में है, बाकी बेसिन मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश में है। फिर पूर्णा, वर्धा, प्राणहिता, मांजरा, वेनगंगा, पेनगंगा आदि गोदावरी के सहायक नदियां हैं, सब इसी में आके मिल जाती हैं। गोदावरी का प्रवाहन मार्ग काफी लंबा है, उसका बेसिन क्षेत्र भी काफी बड़ा है, इसलिए गंगा जितनी महत्वपूर्ण नदी है। और यह देखा जाए तो गोदावरी नदी को दक्षिण, यानी गोदावरी नदी दक्षिण में है ना, तो ऐसा बोल सकते हैं ये दक्षिण की गंगा नदी कही जाती है। समझ में आ रहा है? मोस्ट ऑफ ये जो है पूर्णा, वर्धा, प्राणहिता, मांजरा, वेनगंगा, पेनगंगा, ये सब गंगा ही है, अलग अलग नामों से जानी जाती है। समझ में आया ना विद्यार्थी मित्रों? तो विद्यार्थी मित्रों इस तरह से ये भी हमारा चैप्टर होता है पूरा, चैप्टर नंबर 15 सेक्शन बी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और हाँ, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे मेरे मिलने वाले वीडियो के सभी नोटिफिकेशन 1 बाय 1 आपको मिलता रहे। जय हिंद, राधे राधे।